नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। अयोध्या में जिस तरह से एक 22 साल की लड़की के साथ दरिंदगी हुई थी, इस केस को लेकर कोई ना कोई अपडेट सामने आ रहा है। आपको हमने कल बताया था, जिसमें आपको ये भी बताया था कि जो दरिंदे थे, जिसने दरिंदगी की थी उस लड़की के साथ, वो तीनों दबोचे गए हैं। इनका तीनों का नाम सामने आता है, जिसमें दिग्विजय सिंह का भी नाम सामने आता है, जो मेन कल्प्रिट बताया जा रहा है। इसके साथ ही हरिराम कोरी और विजय साहू, ये दोनों मिलकर उस वारदात को अंजाम दिए थे। यानी दिग्विजय सिंह जो मेन कल्प्रिट था, इसके साथ ही विजय साहू और हरिराम कोरी, ये दोनों शख्स वहां मौजूद थे जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया था। बता दें कि इस वारदात को कैसे अंजाम दिया गया था और कैसे इन्होंने प्लान किया था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार ये प्लान करते हैं। 3 बार लाश को घसीटते हुए एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इसी दरमियान आपको बता दें कि जो दरिंदे होते हैं, खेत में ऊपर नीचे होने के कारण मिट्टी की वजह से वो लाश को लेकर गिर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लाश को छोड़ते नहीं हैं। उस लड़की को लगभग 500 मीटर तक घसीटते हैं। घसीटते हुए गांव से तकरीबन 200 मीटर दूर पहुंचते हैं। एक कॉलेज को टारगेट करते हैं। इन्हें लगता है कि लड़की तो मर गई है, अब डेड बॉडी के साथ क्या किया जाए। तो वो डेड बॉडी के साथ जो कुछ किए हैं आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आखिर उस दिन यानी 31 जनवरी को जिस तरह से इन्होंने उस लड़की को किडनैप किया था और किडनैपिंग के बाद उस लड़की के साथ 1 घंटे तक दरिंदगी की, वो खौफनाक कहानी के बारे में इन तीनों ने पुलिस से बताया है कि आखिर उस रात क्या कुछ हुआ था और कैसे इन लोगों ने उस लड़की को दबोचा था। बता दें कि इन्होंने बताया कि तकरीबन 1 घंटे तक लड़की के साथ दरिंदगी हुई थी। इसके साथ ही उसे नाखून से नोचा गया था। जो शरीर पर उसके इतने जख्म मिले हैं, जिस तरह से परिवार ने एलिगेशंस लगाए थे, उस तरह से बॉडी पर भी वो जख्म मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि लड़की के शरीर पर कई जख्म यानी 20 से ज़्यादा जख्म पाए गए हैं। इसके साथ ही उसकी पसलियाँ तोड़ी गई थी, हाथ पैर तोड़े गए थे, आंखों पर गहरे जख्म थे, आंखें भी फोड़ी गई थी। और जो जगह जगह उसके प्राइवेट पार्ट्स पे भी इतने गंभीर चोटें थी कि जिसने देखा, जिसे ये खबर मालूम पड़ी, वो दंग रह गया कि आखिर ऐसे हैवान शहर में कैसे घूम रहे हैं, ऐसे हैवान समाज में है कैसे, जो समझ के परे है कि आखिर इनकी मानसिकता क्या होगी जो 22 साल की लड़की को इस तरह से टारगेट किया था। बता दें कि उस रात यानी 30 जनवरी को लगभग रात के 10 बजे लड़की अपने घर से निकलती है। लड़की भागवत कथा सुनने गई थी। इसके साथ ही वहाँ पर भंडारा था, जिसे खाने के लिए वो घर से कहकर निकलती है, लेकिन इसके बाद वो लौटती नहीं है। दूसरी ओर परिवार तलाशने लगते हैं। लेकिन अब बताएंगे कि जो पकड़े गए आरोपी है दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ बताया है और पुलिस से उसने क्या कुछ खुलासा किया है। इस पूरे वीडियो में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। 30 जनवरी से लेकर आखिर जब तक लाश मिली थी उस तक क्या कुछ कहानी थी। बता दें कि 30 जनवरी को रात 10 बजे लड़की अपने घर से निकलती है भंडारा के लिए, क्योंकि उस गांव में भागवत कथा हो रही थी। तो भागवत के दौरान लाउड स्पीकर पे जो भी भजन हो रहा था वो लाउड स्पीकर पे हो रहा था, जिसकी वजह से वहां पर वॉल्यूम इतनी थी कि लोगों को चीख पुकार अगर कोई भी मचाता तो सुनाई नहीं पड़ता। गांव के ही खेत पर दिग्विजय और उनके जो दोनों दोस्त हैं विजय और हरिराम, ये दोनों के साथ दिग्विजय खेत पर रात के टाइम दारू पी रहे थे। उनका ऐसा कबूलनामा है जो उन्होंने पुलिस के सामने बयां किया है। इसमें दिग्विजय ने बताया कि रात 10 बजे वो उस खेत पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ यानी हरिराम और विजय साहू के साथ वो वहाँ पर थे और अपना पार्टी कर रहे थे। उसी दरमियान कह रहे थे कि गांव में भगवत कथा था, जिसकी वजह से लाउड स्पीकर पे भजन हो रहा था, किसी को कोई भनक नहीं लगती। इसी दरमियान वो लड़की खेत की ओर से आगे बढ़ रही थी। दिग्विजय की नज़र पड़ती है और दिग्विजय जैसे ही उस लड़की 22 साल की लड़की को देखता है, उसे फ़ौरन कुछ महीने पहले उसके साथ हुए इंसिडेंट के बारे में याद आ जाता है। वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वो जैसे ही उस लड़की को देखता है, अब उसकी ओर दौड़ने लगता है, उसका पीछा करने लगता है। लड़की समझ जाती है, क्योंकि जो दिग्विजय हैं उन्हीं के गांव का रहने वाला है। लड़की दिग्विजय को देखते ही समझ जाती है कि इसका इरादा मंशा गलत है, जिसकी वजह से वो खेत के रास्ते से ही भागने लगती है। लेकिन 22 साल की लड़की की रफ्तार दिग्विजय सिंह की रफ्तार से कम होता है, जिसकी वजह से दिग्विजय सिंह उसे पकड़ लेता है और खेत में ही उसे जबरन पकड़कर गिरा देता है। लड़की के पास दुपट्टा होता है। अब दिग्विजय की मानसिकता गलत थी, उसके दिल में दिमाग में कुछ और चल रहा था, क्योंकि कुछ महीने पहले उसके साथ कुछ चीज़ें हुई थी
जिसका गुस्सा वो उस लड़की पर उतारने वाला था। लड़की खेत में पड़ी थी, वो अपनी जान की, अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही थी, रहम करने के लिए कह रही थी, लेकिन दिग्विजय के कानों पर जूं नहीं रेंगता। इतने में उसके दोनों साथी यानी विजय और हरिराम भी पहुंच जाते हैं। अब ये तीनों मिलकर लड़की पर वार करने लगते हैं। बता दें कि लड़की सलवार कमीज पहनी रहती है और उसका दुपट्टा जो होता है, उसका दुपट्टा वो खींचते हैं दरिंदे और उसके मुंह में डाल देते हैं ताकि वो चीखने चिल्लाने ना लगे और आसपास किसी को भनक ना लगे कि इस खेत में क्या कुछ हो रहा है। दिग्विजय उस लड़की का मुंह चुप करा देता है। इसके बाद ये तीनों मिलकर उस लड़की को जगह जगह जख्म देते हैं, उसे मारते पीटते हैं, उसे डंडा से उसके सिर पर वार कर देते हैं, जिसके बाद लड़की वहां पर बेसुध हो जाती है। इतने पर ये दरिंदे रुकते नहीं हैं, ये वहाँ पर उस लड़की के साथ दरिंदगी करते हैं, उसे गहरे जख्म देते हैं और इस कदर लड़की के साथ हैवानियत करते हैं कि कोई सोच के परे है किसी के कि इंसान अगर ऐसा भी हो सकता है, इंसान का ये भी रूप है, तो इससे तो भला जानवर ही है, जो अयोध्या में इन तीनों दरिंदों ने उस लड़की के साथ किया था। बता दें कि तीनों नशे की हालत में थे जिस वक्त इन्होंने उस लड़की के साथ दरिंदगी की थी। लगभग 1 घंटे तक लड़की को नोचा गया था, उसकी अस्मत के साथ खेला गया था, उसकी इज्जत लूटी गई थी। भरे जो खेत था वहां पर उसे जमीन पर लेटाकर ये सारी चीजें हुई थी, उसके कपड़े अस्त व्यस्त, उसके खून से लथपथ वो लड़की वहां पर पड़ी थी क्योंकि डंडे से लगातार वार किया गया था, सिर पर गंभीर चोट थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो दरिंदे थे अपने नाखून ये सब से उसे सारी चीज़ें उसको नोच दिए थे, जिसकी वजह से लड़की वहीं पर पड़ जाती है और इन्हें लगता है कि आखिर अब क्या करे। तो बता दें कि इन्हें जब लड़की को देखते हैं, सांसें चेक करते हैं, तो पता चलता है कि लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही, यानी लड़की की मौत हो चुकी थी। अब ये देखते ही दिग्विजय सिंह डर जाते हैं कि आखिर अब ये क्या हो गया, और इसके साथ ही उसके दोस्त विजय और हरिराम भी चौंक जाते हैं कि अब करे तो करे क्या। इस पर ये लोग का प्लान बनता है। प्लान ए के मुताबिक इन्हें लगता है कि चलो लड़की की लाश यहीं पर फेंक देते हैं और खुद रवाना हो जाते हैं, लेकिन अचानक इनके दिमाग में आता है कि इस कदर अगर लड़की पड़ी रही तो किसी को भनक लग जाएगी, पता चल जाएगा कि लड़की के साथ हमने कुछ किया है और हम पकड़े जाएंगे। इस पर इनके दिमाग में आता है कि पास में ही एक टेक्निकल कॉलेज है। टेक्निकल कॉलेज जो होता है वो डिग्री कॉलेज होता है, वहीं के इनको लगता है कि वो कॉलेज खाली रहता है, अमूमन कोई आता जाता नहीं है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए तीनों लड़की की लाश को वहाँ से घसीटते हैं। आपको बता दें कि ये जिस जगह से थे वहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर यह जगह था, जिसके बाद ये लोग लेके जाते हैं लड़की को खेत के रास्ते से ही घसीटते हुए। लड़की मर चुकी थी, उसकी लाश को अब एक तो लड़की वहाँ पर लड़की के साथ दरिंदगी हुई थी, दरिंदगी के बाद उसको गहरे जख्म दिए गए थे, जिसके बाद इन्हें लगता था कि अब इस लाश को क्या करें। तो अब लाश छिपाने के लिए वो वहाँ से सोचने लगते हैं करना क्या है। तो ये प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक ये टेक्निकल डिग्री कॉलेज है, वहाँ के टॉयलेट में लड़की की लाश को ले जाने के लिए सोचते हैं। बता दें कि उस रात इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद लाश को लेकर तकरीबन आधे घंटे तक ये यहाँ वहाँ व्यस्त भटकते रहे। लाश को खेतों के रास्ते वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे, ताकि इन्हें डर था कि ये पकड़े जाएंगे, और इसे छिपाने के लिए वो लाश के साथ सफ़र कर रहे थे। अब खेत के रास्ते ये पहुंचते हैं टेक्निकल डिग्री कॉलेज, जहाँ पर ये लेके जैसे तैसे लेके तो जाते हैं, लेकिन लाश को ले जाना और वो भी नशे की हालत में ले जाना इनके लिए इतना आसान नहीं था। कई बार खेत में ऊपर नीचे पत्थर होती है, मिट्टियाँ ऊपर नीचे होती है, जो रास्ता होता है सही नहीं होता। इसकी वजह से इनका राह जो है डगमगा जाते हैं, गिर भी जाते हैं। 2-3 बार वो गिरते हैं, उसके बाद फिर वो उठते हैं। लाश का 1-2 लोग हाथ पैर पकड़ते हैं, वहाँ से कोई पैर पकड़ता है, इसके बाद लाश को घसीटते हैं, थोड़ा उठाते हैं, फिर ज़मीन पे घसीटते हुए वो लेके जाते हैं। अब डिग्री कॉलेज पहुँचते हैं। अब डिग्री कॉलेज, क्योंकि इन्हें पता था वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए वो लाश वहीं पर डंप कर देते हैं और लौटने लगते हैं। इतने में जो दिग्विजय सिंह के दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि अरे अगर इस तरह से बाहर रही लाश तो किसी की भी नज़र पड़ सकती है। अब भले ही डिग्री कॉलेज में कोई आता जाता नहीं है, लेकिन लाश अगर बाहर रहेगी तो खेत के रास्ते अगर कोई आएगा जाएगा तो उसे पता चल जाएगा। अब ये जो नशे की हालत में लोग होते हैं तीनों, हरिराम, विजय और दिग्विजय, अब ये फिर से लाश को वहाँ से उठाते हैं। ये इनकी प्लानिंग 1 थी जो इनकी फेल हो चुकी थी। अब ये प्लान बी के तहत काम करते हैं, लाश को ले जाते हैं टॉयलेट में।
अब सोचते हैं कि जो कॉलेज है उसके टॉयलेट में ये लाश को रख देते हैं, लेकिन लाश को ले जाते हैं। फिर इनके दिमाग में आता है कि यहाँ कोई न किसी को भनक लग जाएगी कि यहाँ पर लड़की की लाश है। अब ये भी प्लान इनका फेल होता है, यानी प्लान ए के तहत ये बाहर रखते हैं लाश, उसे डंप करके भागने लगते हैं, लेकिन फिर आते हैं उसे टॉयलेट में ले जाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है यहाँ से भी पकड़े जाएंगे। अब ये कॉलेज से लगभग 200 मीटर दूर एक खेत था जहाँ पर इन्हें लगता है कि वो नहर है, वहाँ पर आना जाना कम है और गांव के लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते। अब ये सोचते हैं प्लान सी करेंगे। अब ये वहाँ से डेड बॉडी उठाते हैं, क्योंकि ये लोग शराब पिए रहते हैं, नशे की हालत में होते हैं। अब डेड बॉडी लड़की की वहाँ से ले जाते हैं, 22 साल की लड़की, कुछ तो वजन रहा होगा। अब इन्हें तकलीफ होती है वहाँ से जाने के लिए, लेकिन अब कत्ल किया था, दरिंदगी की थी, खुद को बचाना भी था, लोगों से बचते बचाते जाना था। इनको ये भी डर था कि कोई गांव के लोग देख ना ले। इसी कड़ी में ये वहाँ से लाश को उठाते हैं और अब ये 200 मीटर की दूरी तय करते हैं जहाँ पर लड़की को ले जाते हैं। इस दरमियान आपको बता दें कि क्राइम सीन जो है 500 मीटर के दायरे पर अस्त व्यस्त हो जाता है। कहीं उसके कपड़े मिलते हैं, कहीं उसके अंडरगारमेंट्स मिलते हैं, कहीं खून के धब्बे मिलते हैं, कहीं खेत में निशान मिलते हैं। इसके बाद जिस तरह से टेक्निकल कॉलेज में उस लड़की को डंप किया गया था, वहाँ पर भी खून के धब्बे मिलते हैं। इसके बाद वो पहुँचते हैं नहर पर। अब डेड बॉडी लेकर फिर से वही रास्ते जाते हैं, क्योंकि खेत का रास्ता होता है। फिर से ये लाश लेकर कई बार गिरते हैं, लेकिन उठते हैं, क्योंकि इन्हें जो कत्ल किया था उसे छिपाना भी था, खुद को सफ़ेद कॉलर दिखाना भी था। तो अब ये लाश को लेकर जो सफ़र कर रहे थे पूरी रात, ये कहानी इन्होंने पुलिस के सामने बताई है, जिसमें ये सामने आया है कि लगभग 500 से 700 मीटर की दूरी पर ये रात में लाश के साथ सफ़र कर रहे थे और ये अब डेड बॉडी लेकर पहुंचे थे नहर पर। ये नहर वो नहर था जहां पर लोगों का आना जाना कम था, गांव के लोगों की नज़र बहुत कम पड़ती, जो इन तीनों को बखूबी पता था। और यही वजह होती है कि ये लड़की को ले जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं नहर जो होता है, नीचे नहर का पानी जाता है, ऊपर देखते हैं कि एक झाड़ की टहनी होती है। अब ये तरकीब लगाते हैं कि इस तरह से फेंकेंगे तो हो सकता है पता चल जाए। तो ये क्या करते हैं, लड़की के हाथ पैर को बांध देते हैं और उसे पेड़ की टहनी से लगा देते हैं, और जो लाश होती है वो नीचे नहर जो होता है उसके पानी को टच कर रही थी, यानी इतने डिस्टेंस पे उन्होंने इस तरह से डेड बॉडी को रखा था। अब आप सोचिए कि ये तीनों, इनकी मानसिकता क्या रही होगी कि एक लाश के साथ, क्योंकि वो लड़की जब जीवित थी इन्होंने उसके साथ दरिंदगी की थी। 1 घंटे तक लड़की वहाँ पर अपने खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 3 हैवान के सामने वो लड़की आखिर हार जाती है और इस कदर उसके साथ दरिंदगी होती है, उसके अस्मत के साथ खेला जाता है, ज़ख्मों को कुरेदा जाता है, उसे खरोच लगाई जाती है। शरीर का कोई ऐसा पार्ट्स नहीं बचा होगा जहाँ पर इन दरिंदों की नज़र नहीं गई होगी, इन दरिंदों ने उसे नोचा कचोटा नहीं होगा। सोचिए, एक लड़की रात के समय इस तरह से 3 दरिंदों के हाथ लग जाती है और खेत में उसके साथ जो हैवानियत होती है वो सोच के परे है। और उसके बाद उसकी लाश के साथ लड़की मर गई थी, उसके साथ गंदा हुआ था, ये तो अलग बात है, लेकिन जो सम्मान के साथ उसके शव को रखना चाहिए वो सम्मान भी उसे नहीं मिला, नसीब नहीं हुई। और उसके लाश के साथ इतनी बर्बरता की गई कि सोच के परे है कि कोई इंसान इस कदर भी सोच सकता है और इस कदर भी अपना खुन्नस या गुस्सा दिखा सकता है। बता दें कि ये 3-4 दिन के भीतर ये कांड होता है। 30 जनवरी की रात से लड़की गायब होती है, 1 फरवरी को लाश बरामद होती है, 1 से 2 फरवरी की बात बताई जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि परिवार वाले पुलिस से गुहार लगाते रहे, किडनैपिंग का मामला दर्ज होता है, पुलिस की 4 टीमें लगाई जाती हैं, लेकिन अफसोस कि परिवार की बात अगर समय पे सुनी होती पुलिस और समय पे अगर जांच की होती तो हो सकता है कि लड़की जीवित रहती। ये हम नहीं बल्कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है। जिस समय उसकी माँ गई थाने में, उसके परिवार के लोग थाने में गए, अगर उसी समय पुलिस ने कार्रवाई की होती तो शायद वो बहन हमारे आपके बीच में जिंदा होती। उसके कपड़ों से हमें लाश नहीं ढूंढनी मिलती, उसकी लाश नहीं मिलती। अगर पुलिस सही समय पर काम करती तो वो हमें बहन जिंदा मिलती। अब आपको बताते हैं कि आखिर दिग्विजय सिंह ने उस लड़की के साथ इतना खुन्नस क्यों दिखाया था, उस लड़की के साथ दरिंदगी क्यों की थी, और उस रात 10 बजे जब लड़की खेत के रास्ते जा रही थी तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था जिसकी वजह से वो आग बबूला हो गया। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह लड़की जहां रहती है उसी गांव का है, क्योंकि वो उसके साथ गलत काम हुआ है। हम आपको एड्रेस या पता कुछ नहीं बताएंगे, उसका रिवील नहीं करेंगे आइडेंटिटी, लेकिन आपको बता दें कि जिस गांव से लड़की बिलोंग करती थी
उसी गांव से दिग्विजय सिंह थे। दिग्विजय सिंह का 2 महीने पहले लड़की के भाई से कुछ अनबन हुई थी, जिसे लेकर पुलिस भी आई थी। हालांकि लड़की के पिता का कहना है कि उस वक्त पुलिस आई थी और गांव का मामला था, छोटा मोटा मामला था जिसमें सॉर्ट आउट कर लिया गया था, लेकिन ये मामला इस कदर इतना बड़ा नहीं था कि इस तरह से उनकी लड़की के साथ चीज़ें हो। दिग्विजय सिंह ने बताया कि 2 महीने पहले लड़की के जो भाई हैं उनके साथ उनकी अनबन हुई थी, जिस वजह से पुलिस आई थी और ये बात उन्हें डाइजेस्ट नहीं हुई थी। उन्हें ये चीज़ तकलीफ दे रही थी और उन्हें बेइज्जती महसूस हुआ था। और उस रात 30 जनवरी की रात जब उनकी बहन वहाँ से गुजर रही होती है तो उनकी नज़र उस पर पड़ती है और वो 2 महीने पहले हुए पूरे इंसिडेंट उनके आंखों के सामने तैरने लगता है, जिसकी वजह से वो लड़की का पीछा करते हैं, उसकी तरफ भागते हैं। लड़की खुद को बचाने की जद्दोजहद करती है, वो रहम मांगती है, भीख मांगती है, लेकिन दिग्विजय सिंह के आंखों के सामने कुछ और चल रहा था। वो गुस्से में इस कदर बेकाबू था कि उसे पता नहीं चल रहा था कि उसने किया क्या। नशे की हालत में उसने लड़की को टारगेट किया, लड़की को दबोचा वहां पर और उसके साथ 1 घंटे तक दरिंदगी की। दरिंदगी के बाद उसकी लाश के साथ बर्बरता की, जो सोच के परे है कि आखिर इंसान के नाम पर इस तरह से हैवान किस तरह घूम रहे हैं। और इस तरह से बेखौफ होकर अगर अयोध्या में ये हाल है तो आप सोचिए कि देश के कोने कोने में क्या हाल होगा, क्योंकि कई जगह से हम ऐसे रिपोर्ट्स आपको बताते हैं, चाहे वो मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो कोई भी ठिकाना हो, कर्नाटक हो, कोई भी हो, देश के कोने कोने से आए दिन ये खबर सामने आती है। ऐसे में ज़रूरी है कि जो दरिंदे हैं क्या वो लड़की को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनके घर की भी बहन बेटी होंगी या फिर उनकी माँ होंगी। ऐसे में किस तरह से इनकी सोच होती है, ये हमारे समझ के बाहर है, आपके समझ के बाहर है कि आखिर ये जब दरिंदगी करते हैं तो इन्हें रहम क्यों नहीं आती, भीख मांग रही लड़की को ये बख्श क्यों नहीं पाए। और इनके सिर पर इस कदर इनका गुस्सा हावी हो गया था कि एक लड़की की इज्जत, आबरू और जिंदगी उस पर भारी पड़ गई। और ये शख्स की जो जिद थी, ये शख्स का जो गुस्सा था, जो खुन्नस था, वो इस पर इतना हावी हो जाता है कि लड़की की जिंदगी, अस्मत, आबरू सब वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं। लड़की वहाँ पर दम तोड़ देती है, इज्जत आबरू लड़ते लड़ते वो जिद करती है, लेकिन 3 दरिंदे हैं कि रुकते नहीं हैं, थमते नहीं हैं और लड़की के साथ खेल करते हैं, उसकी लाश के साथ खेल कर सकते हैं और 700 मीटर की दूरी पूरी लाश के साथ ये सफ़र करते हैं उस रात। ये सोचने वाली बात है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ कई सबूत भी मिले हैं। हालांकि परिवार का कहना है कि पुलिस इन्हें गलत आरोपों में अरेस्ट की है, लेकिन पुलिस के पास तमाम सबूत, एविडेंस ऐसे हैं जो आने वाले समय में कोर्ट में पेश किए जाएंगे कि आखिर उसमें ये चीज़ें हुई थी या नहीं हुई थी। और जिस तरह से दिग्विजय सिंह का खुलासा हुआ है, कबूलनामा सामने आया है और जिस तरह से क्राइम सीक्वेंस सब जोड़े जा रहे हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे इस केस में क्या अपडेट आता है।